ये जो पहला प्रश्न हम यहाँ पे लिए हैं, ये प्रश्न आपके MSN 2 से है, ठीक है। MSN कितने से है? 2 का है। पहला प्रश्न MSN 2 का लिए हैं। ओके, बहुत शानदार प्रश्न है, देखिएगा, समझिएगा। पहला चैप्टर कैंसर के बारे में था, जो कि मैं टोटली आपको पढ़ा दिया हूँ। अब यहाँ पे दूसरा चैप्टर है आपका, दूसरा चैप्टर है यूनिट नंबर 2 शुरू हो रहा है MSN 2 का, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, इसका कारण, इसका चिन्ह, लक्षण और इसका उपचार, सब चीज़ लिखना है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हो या फिर नॉलेज के दृष्टि से हो। ब्रेस्ट कैंसर बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसको देखते हैं। MSN 2 का है, MSN 2 में ही ENT, उसके बाद कैंसर, ये सब पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, कोई भी कैंसर हो, मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ कि कोई भी कैंसर हो, किसी भी ऑर्गेन का कैंसर पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा लिखना है कि यह एक असमान होता है। कैंसर एक ऐसा स्थिति होता है, चाहे किसी भी ऑर्गेन का कैंसर हो, किसी भी जगह का, वह असमान ही होता है, ठीक है। असमान स्थिति ही होता है। तो यह एक असमान स्थिति है, समझ गए, जिसमें स्तन के ऊतकों या फिर जो कोशिका होता है उसमें कैंसर विकसित हो जाता है। चाहे ऊतक में होगा, ऊतक में होगा तो कैंसर सेल में तो हो ही जाएगा ना, बात वही है, इसलिए ऊतक यहाँ पे लिख देता है, क्योंकि ऊतक जो है सेल से ही मिलकर बना है। तो जो स्तन का ऊतक या जो आपके क्या बोलते हैं उसको सेल है, उसमें कैंसर विकसित हो जाते हैं, कैंसर कोशिका विकसित हो जाता है, ठीक है। अब विकसित कैसे होता है? तो जब ब्रेस्ट की कोशिकाएं असमान एवं अनियंत्रित विभाजित होकर नई कोशिकाओं की गांठ बनाती है, तो इसे जो है ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। वही चीज़ें हैं कि ये जो होता है, जब कोशिका अनियंत्रित मतलब बिना किसी कंट्रोल के एबनॉर्मल, असमान तरीके से और तीव्र गति से विभाजन होता है, तो जो है यह जो है क्या होता है, आपके क्या हो जाते हैं, इसमें ब्रेस्ट कैंसर हो जाते हैं। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाला है, यहाँ पे असमान और अनियंत्रित लिखा है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे तीव्र गति से नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यह एक मेलिग्नेंट ग्रोथ होता है। अब मैं आपको पढ़ाया हूँ कि बेनाइन सेल और मेलिग्नेंट सेल क्या होता है। बेनाइन वो होता है जो तीव्र गति से और अचानक से जो है होने वाला ट्यूमर होता है, लेकिन वह थोड़े दिन के लिए कम गंभीर होता है। लेकिन जो मेलिग्नेंट होता है, ये मेलिग्नेंट वाला जो सेल होता है, जो ट्यूमर होता है, इस प्रकार का कैंसर, यह धीरे धीरे विकसित होता है और यह बहुत ज़्यादा घातक होता है, और यह ट्यूमर जो है होने के बाद व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मृत्यु की तरफ ले जाता है। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर किस प्रकार का सेल में ग्रोथ है? तो मेलिग्नेंट है, यानी यह काफ़ी घातक जो है होता है, ठीक है। इसलिए इसमें तीव्र नहीं रखा है, क्योंकि यह मेलिग्नेंट ग्रोथ है। इसमें असमान और अनियंत्रित रूप से विभाजित होता है और यह कोशिकाओं का एक ट्यूमर यानी लंप यानी गांठ बना देता है। इसीलिए इसे जो है ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। इसीलिए देखते होइएगा, अगर किसी गर्ल्स को या फिर फीमेल को अगर ब्रेस्ट में कोई लंप यानी गांठ महसूस होता है, तो उसको स्क्रीनिंग किया जाता है कि कहीं कोई कैंसर का तो लक्षण नहीं है, ठीक है। तो यही जो है हमारा ब्रेस्ट कैंसर हो गया, समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे देखिए, फिगर के माध्यम से देख लीजिए, जैसे यह ब्रेस्ट है, ठीक है, ब्रेस्ट का पार्ट है। अब यह जो है सब मेमरी ग्लैंड होता है, जो दूध को क्या करता है, सिक्रेशन करता है। यहाँ पे डक्ट्स है, ये सब डक्ट्स है, ठीक है। और यह आपका लिम्फ नोड्स, ये सब लिम्फ नोड है, ठीक है, ये सब लिम्फ नोड है, ठीक है, लगा हुआ है। उसके बाद लोबुल्स है, ये सब लोबुल्स है, ठीक है, ये वाला जो है ये सब लोबुल्स है, ओके। और यह पूरे क्या है, मांसल्स क्षेत्र है, जो कि ब्रेस्ट का रचना है, ठीक है। लेकिन इसी ब्रेस्ट में एक जो सब बना हुआ है, इसमें क्या होता है कि एक छोटा छोटा ऊतक मिलकर एक गांठ सा बना देता है, जो ये ब्लैक वाले क्षेत्र को देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला क्षेत्र है, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र जो है, यही आपका क्या है, कैंसर का सेल है, कैंसर का ऊतक है, समझ गए। और यही ब्रेस्ट को क्या किया है, जब इतना बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे ये और बड़ा हो सकता है, यह और बड़ा हो सकता है और ज़्यादा ब्रेस्ट को कर दे। तो ये सारे जो है आपके यही छोटे से धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, समझ गए। चलिए फिगर में दिखा दिए। अब यहाँ पे देखिए इसके कॉज क्या होते हैं, कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। देख लीजिए क्या क्या कारण होते हैं। तो देखिए मेजर जो कारण होते हैं, कुछ प्रमुख कारण जो होता है निम्न प्रकार से होता है। इस कारण को देखिए, अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है तो आप नोटिस कीजिएगा, आपको इन सब चीज़ों से बचना है। अगर भविष्य में ऐसा कुछ कैंसर से बचना है तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ये सब कारण होता है, ठीक है।
सबसे पहला है अर्ली मेनरिक एंड लेट मेनोपॉज। ऐसा होता है कि किसी को कम समय में ही जो है मेनार्की यानी मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, ठीक है। मासिक धर्म कम आयु में ही शुरू हो जाता है, ठीक है, और अधिक आयु में बंद होता है। तो एक कारण जो है हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। जैसे नॉर्मली 12 से 16 उम्र है, लेकिन किसी का मान गए 10 में ही हो जाए, ठीक है, 10 साल में ही ये शुरू हो जाए, 11 में ही शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है 12 में भी हो जाए। तो ये सब आपके कम उम्र में शुरू होना एक कारण बनता है। और जो आपके 45 से 55 समय रखा गया है मेनोपॉज का, यह इतना में नहीं होकर हो सकता है 60 साल में हो, ठीक है, हो सकता है 56 साल में हो सकता है 55 भी हो सकता है इसमें। तो ये लेट से बंद होना भी एक कारण बनता है, ओके। या फिर रेडिएशन एक्सपोजर, मतलब बी किरणों के संपर्क में अगर बहुत ज़्यादा आप रेडिएशन क्षेत्र में रहते हैं, जैसे एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन वगैरह हो गया, ये सब के रूम में अगर बहुत ज़्यादा देर आप रहते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं अगर, तो एक कारण आपके हो सकता है कैंसर का, ठीक है। हार्मोनल औषधियाँ लेना, अगर आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं जो हार्मोनल को प्रभावित करता हो या उसमें वृद्धि करता हो, तो ये आपके ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकता है। अगर बहुत ज़्यादा आप तेल वाला भोजन ले रहे हैं तो उससे फैट बढ़ेगा और फैट जमा होगा ब्रेस्ट में, और उससे क्या हो जाएगा कि कैंसर का रूप ले लेगा, ओके। मोटापा, अगर बहुत ज़्यादा अंदर में मोटापा हो रहा है तो ये भी कारण हो सकता है। अगर हाइपर टेंशन है, उच्च रक्तचाप है, तो ये भी कारण बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर एल्कोहलिज्म है, बहुत दिनों से मद्यपान कर रहे हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। धूम्रपान स्मोकिंग भी बहुत दिनों से हो रहा है, तो ये भी कारण हो सकता है, ठीक है। और एवॉइड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब स्तनपान नहीं कराना, यह भी एक प्रमुख कारण है कि जो भी अगर ब्रेस्ट फीडिंग अपना महिला नहीं करवाती है अपने बच्चे को, उसको प्रॉब्लम ये होता है, गांठ होता है ब्रेस्ट में, और फिर वो कैंसर हो जाता है। बार बार कोई चीज़ का संक्रमण होना, ठीक है ना, ब्रेस्ट में बार बार संक्रमण होना, और ब्रेस्ट के संक्रमण को मास्टाइटिस कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, कि प्रीवियस या ब्रेस्ट लंप यानी स्तन में समान जो है गांठ होना, अगर पहले कोई नॉर्मल सा गांठ था उसको आप अनदेखा कर दिए हैं, तो ये रीजन बन सकता है कैंसर का, ओके। उसके बाद है इंडोमेट्रियल या ओवरियन कैंसर, अगर कोई फीमेल को गर्भाशय का या अंडाशय का कैंसर है तो ये चांसेज है, एक कारण बन सकता है कि उसका ब्रेस्ट में भी कैंसर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेस्ट में ट्रॉमा यानी चोट लगना भी एक कारण आपके ब्रेस्ट कैंसर का हो सकता है। तो ये सब के सब हम लोग कारण देखे हैं, जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, ओके। चलिए, अब कारण के बाद हम लोग इसका लक्षण देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद क्या क्या लक्षण प्रकट हो सकते हैं, किसी में क्या क्या चीज़ें लक्षण दिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, लक्षण में ये नहीं होता है कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे सिर्फ लक्षण दिखेगा। लक्षण आपके उस बीमारी का संपूर्ण शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, तो आपको जो है हर एक चीज़ों से लक्षण नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ब्रेस्ट कैंसर के निम्न लक्षण प्रकट होते हैं, कौन कौन से, यह भी हिंदी इंग्लिश में दिया है, देख लीजिए। स्तन में सूजन, एडिमा इन ब्रेस्ट, ठीक है, एडिमा इन ब्रेस्ट, ठीक है। देखिए, एडिमा होना मतलब लक्षण में दिखेगा कि सूजन होना, ठीक है, गांठ होना, लंप होना। देखिए, सूजन और लंप में अंतर होता है। लंप आपके छोटे से एरिया में एक गिल्ठी, एक गांठ की तरह हो जाएगा अंदर में, जो महसूस करने छूने पर पता चलेगा। लेकिन जो एडिमा होता है वह देखने पर भी पता चलता है कि हाँ सूजन फलाने जगह पे है, ठीक है, यह ज़्यादा एरिया को कवर करता है। देखिए, उसके बाद है एबनॉर्मल सिक्रेशन, कुछ ऐसे स्राव होंगे ब्रेस्ट से जो असमान सिक्रेशन होंगे, ठीक है, जो अलग होंगे, अलग प्रकार के हो सकते हैं, ओके। उसके बाद है देखिएगा चेंज इन ब्रेस्ट सिमेट्री, ठीक है, मतलब यहाँ पे देख लीजिए जो आकार है, जो सममिति है, उस ब्रेस्ट की सममिति यानी स्तन के सममिति में परिवर्तित होना यानी आकार बदलना, ठीक है। निपल के चारों ओर पपड़ी बन जाना यानी स्केली स्किन, पपड़ी होता है ना, देखते होइएगा कि बहुत ज़्यादा स्किन सूखने के बाद वहाँ पे पपड़ी सा बन जाता है, तो यहाँ भी हो जाएगा, ओके। बुखार हो सकता है पेशेंट को, ओके, क्योंकि गांठ के कारण दर्द होगा और बुखार भी हो सकता है। स्तन में जलन होगा, बर्निंग इन ब्रेस्ट, ओके, खुजली होगा, प्रोटूसिस, ठीक है ना, प्रूडिटिस इन ब्रेस्ट, ओके। और देखिएगा अपने हाथों से गांठ महसूस कर सकते हैं, ये भी एक लक्षण होता है। तो ये सब के सब आपके लक्षण होते हैं जो कि ऊपर मैंने बता दिया, ओके। अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो आपको क्या करना चाहिए, स्क्रीनिंग कराना चाहिए कैंसर का, ओके।
उपचार देखिए, शल्य चिकित्सा अर्थात मास्टेक्टोमी इस कैंसर का सर्वाधिक उपयुक्त उपचार है। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे प्रभावी उपचार जो होता है वह जो है सर्जरी, ठीक है ना, सर्जरी यानी शल्य क्रिया। अब जो मास्टेक्टोमी होता है इसमें जो है मास्टाइटिस से मास्टेक्टोमी बनता है, जिसमें स्तन को हटाने की प्रक्रिया को सर्जरी के द्वारा मास्टेक्टोमी कहते हैं। अब ये मास्टेक्टोमी आगे पढ़ेंगे हम लोग, जिसको हल्का भी हटाया जा सकता है या पूर्ण स्तन को भी हटाया जा सकता है सर्जरी के द्वारा, इसको हम लोग मास्टेक्टोमी कहते हैं। ओके, तो ये तो जान गए कि इसका सबसे प्रभावी उपयुक्त इलाज जो है सर्जरी है, मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी कई प्रकार के होते हैं। अब ये जो मास्टेक्टोमी होता है ना, अलग अलग प्रकार के होता है। एक होता है लंपेक्टोमी, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गिल्ठी वाले भाग को हटाया जाता है, गांठ वाले भाग को, तो लंपेक्टोमी। पार्शियल मास्टेक्टोमी मतलब आंशिक, मतलब हल्का हटाया जाता है मास्टेक्टोमी के द्वारा, सर्जरी के द्वारा हल्का भाग को हटाया जाएगा तो पार्शियल मास्टेक्टोमी। रेडिकल मास्टेक्टोमी होता है एक, समझ गए, और एक होता है सेगमेंटल मास्टेक्टोमी होता है, और एक टोटल मास्टेक्टोमी होता है। टोटल में पूरे स्तन को ही हटा दिया जाता है। और एक होता है एक्सिलरी नोड डिसेक्शन, समझ गए चीज़ को। तो इस प्रकार से ये सब आपके मास्टेक्टोमी के प्रकार है अलग अलग, लंपेक्टोमी, पार्शियल मास्टेक्टोमी, रेडिकल मास्टेक्टोमी, सेगमेंटल मास्टेक्टोमी, टोटल मास्टेक्टोमी, समझ रहे हैं चीज़ को। तो ये सब प्रकार है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा अन्य उपचार। अन्य उपचार में मीन्स अदर ट्रीटमेंट है। अदर ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आप लोग जानते हैं कि कैंसर में और कौन से जो है चीज़ें उपलब्ध है। तो हम लोग जानते हैं कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी भी है, कीमोथेरेपी भी है। ओके, तो इसमें कुल मास्टेक्टोमी के 3 तरीके से इलाज संभव है। एक तो ऊपर में आप लोग देख लीजिए कि इसके लिए सर्जरी होगा, उसमें मास्टेक्टोमी का अलग अलग सर्जरी है, और 2 ट्रीटमेंट जो कि अन्य उपचार में यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है MSN 1 से, ठीक है ना, MSN 1 से। अब हम लोग जो है MSN 2 का ऊपरा क्वेश्चन देख लिए मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़, MSN 1 का इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। इम्यूनिटी क्या होते हैं, इम्यूनिटी के क्या उद्देश्य होते हैं, इम्यूनिटी के क्या प्रकार होते हैं। आपका यह लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है 10 नंबर में, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछ सकते हैं, जो कि MSN 1 का, ठीक है। आप लोग फर्स्ट ईयर में भी ये चीज़ें पढ़े होंगे इम्यूनिटी के बारे में, वही इम्यूनिटी यहाँ पर भी आपको पढ़ना है सेकेंड ईयर में भी। MSN 1 में पूछा भी जाता है एग्जाम में, ये मत सोचिए कि नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इम्यूनिटी क्या होता है, पहले इस चीज़ को जानिए। तो नॉर्मली कहा जाए इम्यूनिटी आपके प्रतिरोधक क्षमता होता है, जो आपके विशेष बीमारियों के लिए विशेष जो टीका लगाया जाता है ना, जैसे पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन, TB के लिए BCG होता है ना, इस प्रकार से। जैसे कोरोना के लिए कोविड आया था, ठीक है, कोविशील्ड, बहुत सारे टीका आया था। तो ये सब टीका क्या करता है, टीका में भी अलग अलग प्रकार होता है। एक इम्यूनिटी ऐसा भी होता है जो हमारा शरीर खुद से उत्पन्न करता है, समझ गए ना, और एक ऐसा होता है जो हम बाहर से इंजेक्शन वैक्सीन वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के टीके भी होते हैं। अब ये टीका क्या होता है कि जिस भी रोग के लिए टीका लिए, उस रोग के विरुद्ध में यह क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है शरीर में, और उस रोग के जो है सूक्ष्म जीवों को मारता है या वृद्धि को रोकने का काम करता है। इसीलिए हम वैक्सीन लेते हैं। और शरीर में ये क्यों होता है, यह शरीर में जाने के बाद शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और रोगों को रोकता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। उस बीमारी को जो स्पेसिफाइड टीका दिया गया, जैसे TB के लिए BCG दिया जाएगा तो वह BCG को रोकता है, BCG के सूक्ष्म जीवों को रोकता है, ठीक है, मतलब TB के। अगर टिटनेस के दिया गया है तो टिटनेस के रोकता है, मतलब यह स्पेसिफाई, मतलब विशिष्ट बीमारियों के लिए, विशिष्ट रोगों के लिए विशिष्ट टीका के द्वारा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न किया जाता है। वही इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है, ठीक है, जो बीमारियों से लड़ने का काम करता है और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि और विकास को रोकने का भी काम करता है, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बचाता है, ठीक है। इसी को हम लोग प्रतिक्षरण भी इम्यूनाइजेशन कहते हैं। प्रतिक्षरण जो शरीर में दिया जाता है टीकाकरण, उसे हम लोग प्रतिक्षरण इम्यूनाइजेशन कहते हैं, समझ गए चीज़ को। तो इस प्रकार से यह इम्यूनिटी है, समझ गए ना। चलिए, प्रतिरक्षा से तात्पर्य है उस प्रतिरोधक क्षमता से जिसका काम बाह्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकना या उन्हें मारना है। वही चीज़ें जो मैं बताया कि यह एक ऐसा प्रतिरोधक होता है जो शरीर में बाह्य तरीके से जो भी सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है या
अगर वह कोई रोग हो चुका है तो उसके प्रवेश को रोकता है या उसे नष्ट करता है या मारता है जाने के बाद, ठीक है। यह जो है विशेष रोग, देखिए रोग विशेष के व्यक्ति को सुरक्षित करता है। रोग विशेष के मतलब सभी स्पेशल रोग के लिए स्पेशल टीके बने हुए हैं, वैक्सीन बने हुए हैं, और जो वैक्सीन दिया जाता है उसे हम लोग वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कहते हैं, जो विशेष संक्रामक रोगों के लिए दिया जाता है, सभी विशेष रोगों में सभी विशेष टीकों को, ठीक है, जो क्या करता है संक्रामक रोग के विपरीत कृत्रिम सुरक्षा उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ पे देखिए प्रतिरोधक क्षमता रोग विशेष से व्यक्ति को सुरक्षित करती है, मतलब रोग से सुरक्षित करती है। यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति में किसी विशेष संक्रामक रोग के प्रति कृत्रिम सुरक्षा उत्पन्न की जा सकती है। इसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो भी हम लोग टीकाकरण देते हैं वह एक हमारा क्या होता है, कृत्रिम सुरक्षा प्रदान करता है, जो बाहर से लेते हैं। अगर हमारा शरीर ऑटोमेटिक अगर जनरेट करता है तो वह हमारा प्राकृतिक सुरक्षा होता है, ठीक है, समझ गए। जो हमारा शरीर भी इम्यूनिटी क्या होता है, बनाता है। अगर शरीर हमारा बनाने में असमर्थ हो जाता है तो वही संक्रमण अटैक करता है, और वो संक्रमण अटैक होता है तो बाहरी से कोई टीका लेता है या दिया जाता है तो वह जो है क्या होता है, अपना रंग दिखाता है और उस विशेष रोग को ख़त्म करता है या मारता है जिसके लिए टीका लिए हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से यही इम्यूनिटी होता है, आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्यूनाइजेशन का परिभाषा, ठीक है, इम्यूनाइजेशन का परिभाषा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्यूनिटी का परिभाषा है। ओके, चलिए अब इसका क्या उद्देश्य होता है, आखिर इम्यूनिटी क्यों जो है ज़रूरी होता है शरीर को, ठीक है। तो देख लीजिए रोग प्रतिरक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या क्या है देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के रोगों से संक्रमित होने से पूर्व ही बच्चों को रोगों से सुरक्षा प्रदान करने। जैसे बच्चा जन्म लिया तो उसको BCG दिया जाता है, ठीक है, BCG OPV ये सब दिया जाता है ना, हेपेटाइटिस का। तो ये सब इसलिए दिया जाता है ताकि बाद में चल के बच्चे को कोई बीमारी ना हो, इस प्रकार का, इससे सुरक्षा के लिए, समझ गए। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मानव के स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि करने के लिए। इसके द्वारा ये भी होता है कि मानव के स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि होता है। ओके, बच्चों में मृत्यु दर को कम करने के लिए। अब बच्चा जन्म लिया, उसमें संक्रमण हो जाएगा, ठीक है, तो उसका मृत्यु हो सकता है। तो इसलिए बच्चे को जन्म लेने के तुरंत बाद एक टीका दिया जाता है ताकि बच्चे को इस संक्रमण से जो है मृत्यु न हो, ठीक है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए कोई ऐसे इन्फेक्शन रोगे हैं, इन्फेक्टियस डिजीज है, उसको रोकथाम करने के लिए। नागरिकों की आयु दर एवं स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि करने के लिए। अब रोग नहीं होगा तो आयु ज़्यादा होगा, और आयु ज़्यादा होगा तो स्वास्थ्य में वृद्धि होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये सब कुछ उद्देश्य था, जिसके कारण जो है टीका यानी जो है इम्यूनिटी शरीर को चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इम्यूनिटी के प्रकार देखेंगे। मेन क्वेश्चन अब आपका आया, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि इम्यूनिटी क्या होते हैं, इम्यूनिटी के प्रकार बताइए, ठीक है। तो इम्यूनिटी के बारे में जितना आप जानते हैं, जितना मैं बताया हूँ, लिख दीजिएगा, उसके बाद इसके प्रकार को लिखिएगा। ओके, प्रकार में देखिए इम्यूनिटी जो होता है, रोग सुरक्षा या प्रतिरक्षा, मुख्यतः दो प्रकार के ही होते हैं। इस दो प्रकार को दिमाग में बैठा लीजिए। पहला प्रकार होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक रोग क्षमता, इनेट या नेचुरल इम्यूनिटी। ओके, और दूसरा होता है उपार्जित रोग क्षमता, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उपार्जित मतलब जो अर्जित किया गया हो किसी न किसी माध्यम से, और नेचुरल मतलब जो ऑटोमेटिक हमारा जो है बनता हो शरीर में, ठीक है। तो यह जो है एक प्राकृतिक होता है और एक उपार्जित होता है। इसे स्वाभाविक भी कहते हैं, इसे उपार्जित कहते हैं। इनेट या नेचुरल और एक्वायर्ड, समझ गए चीज़ को। चलिए अब पहला है इनेट या नेचुरल। तो इस चीज़ को देखिए, वह प्रतिरक्षा जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्वतः पहुंचती है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहलाती है। ये दो प्रकार के होते हैं साथियों। इनेट या नेचुरल का मतलब होता है कि प्राकृतिक, मतलब यह जो होता है कि कोई बच्चा जन्म लिया तो उसके माँ से उसके बच्चे को मिला, ठीक है। तो उस प्रकार की इम्यूनिटी जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ऑटोमेटिक पहुँच जाता है। तो इस प्रकार के इम्यूनिटी को जो हम लोग प्राकृतिक कहते हैं, ठीक है। और यह दो प्रकार के होता है, समझ गए चीज़ों को। चलिए दो प्रकार के मीन्स कहा जाए तो पहला होता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी के मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा किसी निर्धारित रोग के विरुद्ध कार्य करता है। अब नेचुरल ऑटोमेटिक वाला जो इम्यूनिटी जनरेट होता है पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी में चलता है, तो यह जो होता है स्पेसिफाई होता है। पहला स्पेसिफाई होता है, जैसे मैं बताता हूँ कोई रोग है, ठीक है, और उस रोग के विरुद्ध में स्पेशल उसी रोग को लिए रोकता है हमारा ऑटोमेटिक जो जनरेट हुआ इम्यूनिटी है,
तो यह क्या होता है कि उसी किसी खास बीमारी के विरुद्ध काम करेगा तो वह स्पेसिफाई हो जाता है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरक्षा हो जाता है। दूसरा है नॉन स्पेसिफाई, ठीक है, नेचुरल में दूसरा है नॉन स्पेसिफाई, वो याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, यह प्रतिरक्षा एक से अधिक सूक्ष्म जीवाणुओं को विरुद्ध कार्य करता है। यह प्रतिरक्षा सभी स्तन वर्ग के प्राणियों में पाई जाती है। अब चूंकि नॉर्मल है तो सबके बॉडी में पाया जाता है, जो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा होता है, पीढ़ी से मिलता है, ठीक है, एक से दूसरे पीढ़ी को ऑटोमेटिक पहुंच जाता है इस प्रकार की इम्यूनिटी। तो ये जो होता है स्पेसिफाई जो होता है वो तो किसी विशेष सूक्ष्म जीव के प्रति जो है काम करेगा, लेकिन नॉन स्पेसिफाई में ये होता है कि यहाँ पे जो भी प्रतिरक्षा होगा, मतलब जो भी इम्यूनिटी हमारे शरीर में है वह एक से अधिक सूक्ष्म जीवाणुओं को विरुद्ध काम करेगा, यानी उसके वृद्धि को रोकेगा या उसे समाप्त करेगा। तो यह जो है क्या होगा कि नॉन स्पेसिफिक जो है आपके क्या हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारा नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और एक है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ओके, तो जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है वह जो है किसी विशिष्ट रोग के प्रति काम करेगा, और जो नॉन स्पेसिफिक होगा वैसा इम्यूनिटी हमारे संपूर्ण जो है कई सारे सूक्ष्म जीवाणुओं के विरुद्ध में काम करेगा, ठीक है, जो सभी प्रकार के जो भी स्तन वर्ग प्राणी हैं उसमें यह पाई जाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए अब हम लोग बी नंबर का दूसरा जो था वह है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और ये इम्यूनिटी थोड़ा बड़ा है, इसको अच्छे से समझिएगा। जो उपार्जित रोग क्षमता है, ठीक है, या उपार्जित प्रतिरक्षा है, यह देख लीजिए, यह जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली रोग क्षमता होती है तथा सक्रिय, एक्टिव और निष्क्रिय दो प्रकार की होती है। यह क्या होता है कि यह जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली रोग क्षमता होती है तथा सक्रिय और निष्क्रिय दो प्रकार की होती है। साथियों, आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है यह जन्म के बाद उत्पन्न होता है, ठीक है, मतलब जो हमारा ऊपर में था नेचुरल वाला या इनेट वाला, वह व्यक्ति को पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है, लेकिन ये जो होता है ये क्या होता है कि जन्म के बाद उत्पन्न होता है। वह जो है जन्म के जैसे बच्चा जन्म लिया और माँ से जो है बच्चे को इम्यूनिटी मिल गया, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा इनेट वाला, नेचुरल वाला, जो ऑटोमेटिक पीढ़ी दर पीढ़ी मिल जाता है। लेकिन ये जो है एक्वायर्ड है, यह जन्म के बाद जो है उत्पन्न होता है इस प्रकार के प्रतिरक्षा शरीर में, ठीक है, और यह एक्टिव और एक पैसिव दो प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए पहला देखिएगा एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है सक्रिय रोग क्षमता का अर्थ है कि व्यक्ति में किसी एंटीजन के प्रति अनुक्रिया हुई और उसमें उसकी अपनी एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है। उपार्जित इम्यूनिटी किसी विशिष्ट एंटीजन के प्रति होती है। यह भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक्टिव भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन एक्टिव वाला जो होता है ना, इसमें होता है कि मान गए किसी व्यक्ति में एंटीजन है, ठीक है, अब एंटीजन ही क्या करता है, देखिए एंटीबॉडी हमें क्या करता है कि शरीर को बताता है कि फलाना रोग जो है शरीर में प्रवेश किया, फलाना संक्रमण प्रवेश किया, और एंटीजन जो है क्या करता है कि उस रोग के सूक्ष्म जीवाणुओं को खोजता है और उसको मार देता है, ठीक है। जैसे समझिए दो आदमी हैं, एक आदमी घात लगा के बैठा हुआ है, ठीक है, कि आएगा उसको हम चाँप देंगे, मतलब खा जाएंगे, और उसके पहले जो आदमी है वो देख रहा है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सीधा समझिए कि जो है एक्टिव वाला में होता है कि एंटीबॉडी पहचानता है शरीर में कि कौन से रोग सूक्ष्मजीव प्रवेश कर रहा है, ठीक है, और एंटीजन उसको क्या करता है, समाप्त कर देता है उस रोग को। तो ये जो है एंटीबॉडी किसको बताएगा, एंटीजन को बताएगा कि फलाना रोग प्रवेश कर रहा है, इसको तुम समाप्त कर दो। तो ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है यह सक्रिय रोग क्षमता का अर्थ है कि व्यक्ति में किसी एंटीजन के प्रति अनुक्रिया हुई, उसमें उसकी एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है। उपार्जित इम्यूनिटी किसी विशिष्ट एंटीजन के प्रति होती है। यह भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एंटीबॉडी क्या करता है, पहचानता है, ठीक है, और एंटीजन जो है अपना क्रिया करता है, मतलब काम करता है और उसे मार देता है। जैसे ही हमारे शरीर में कोई संक्रमण प्रवेश करेगा, सबसे पहले एक्टिव कौन होगा, तो एक्टिव एंटीबॉडी होगा। अब जैसे ही एंटीबॉडी एक्टिव होगा, हलचल होगा, तो एंटीजन समझ जाएगा कि वो कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ है, शरीर में कुछ ना कुछ प्रवेश किया है, तभी एंटीबॉडी जो है हलचल कर रहा है। तो जैसे ही एंटीजन को ये पता चल जाएगा कि हलचल शुरू है, तो सीधा जो है एंटीजन से एंटीबॉडी से कनेक्ट करेगा, और
एंटीबॉडी कह देगा कि हाँ ये बात सही है कि ये कोई संक्रमण प्रवेश कर गया है, तो एंटीजन जो है उससे क्या करेगा, तुरंत अपना क्रिया करेगा, काम करेगा, और काम वहाँ करेगा जहाँ पे उसके विशिष्ट, उसके ताकत का, उसके अंदर का काम का होगा, मतलब इसके कैपेसिटी का होगा, वहाँ ये काम करेगा और उसको क्या करेगा, मार देगा। अगर इसके क्षमता का, एंटीजन के क्षमता का नहीं होगा वह सूक्ष्म जीव कि उसे नष्ट कर दे, तो ये बेचारा छोड़ देगा, ये खुद नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और यह जो होता है, इस प्रकार के जो एंटीजन होता है, तो ये जो है एक्टिव इम्यूनिटी, यही चीज़ें हैं। मैं बता दिया कि उपार्जित इम्यूनिटी किसी भी विशिष्ट एंटीजन के प्रति होती है। यह भी दो प्रकार के, मतलब ये जो एंटीजन होगा यह विशिष्ट के प्रति होगा, विशिष्ट रोगों के प्रति उत्पन्न करेगा, अपना काम करेगा, और यह भी दो प्रकार के होगा, सक्रिय रोग क्षमता। ठीक है, चलिए, यह एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि अप्राकृतिक, मतलब निर्मित। ठीक है, मानव निर्मित। ओके, तो मानव निर्मित का मतलब है कि देखिए यहाँ पे टीकाकरण, जैसे जो भी टीकाकरण विकसित किए जाते हैं वह मानव निर्मित ही होता है। जैसे टाइफाइड, पोलियो आदि रोग के जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन के द्वारा जो है विकसित किया जाता है। और यह जो होता है, जैसे टाइफाइड का है तो टाइफाइड के लिए ही होता है, पोलियो का है तो पोलियो के लिए ही काम करेगा। ठीक है, तो ये सब क्या होता है आपके, ये सब काम करता है कहाँ पे, विशिष्ट रूप में काम करता है, जिसके लिए तैयार होगा उसी के लिए काम करेगा। समझ गए। चलिए, बी नंबर का देखिएगा, प्राकृतिक रूप से उपार्जित, नेचुरल एक्वायर्ड। समझ गए, नेचुरल वाला है तो इस प्रकार के जो होता है वह प्रतिरक्षा शरीर में किसी रोग के आक्रमण के उपरांत स्वयं ही विकसित हो जाती है। जो नेचुरल वाला होता है, जैसे मान गए शरीर में कोई टीका पड़ा हुआ है पहले, समझ गए, भले कोई टीका पड़ा है, अब टीका पड़ा है तो कहाँ है क्या पता, तो जैसे ही कोई आक्रमण करता है रोग शरीर पर तो ऑटोमेटिक जो है उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के टीका को नेचुरल एक्वायर्ड कहते हैं। ठीक है यह एक्वायर्ड ही, ठीक है एक्वायर्ड ही, लेकिन यह नेचुरल है, यह स्वतः उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे मिजल्स का, डिप्थीरिया का रोग के उपरांत शरीर के स्वयं उनसे लड़ने की शक्ति को अर्जित कर लेता है। जैसे ही कोई चीज़ें आया और देख लिया कि ओ हो इसको तो ख़त्म कर देना है, मिजल्स को, डिप्थीरिया को, तो यह बेचारा जो है तुरंत जो है एक्टिव हो जाता है और लड़ने लगता है। ओके, दूसरा है निष्क्रिय उपार्जित, मतलब पैसिव इम्यूनिटी। अब ये जो दो प्रकार के हम लोग एक्वायर्ड वाला देख रहे हैं ना, यह जो है एक्वायर्ड वाला जो हम लोग देख रहे हैं, यह दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार के कौन कौन, एक हमारा था आपका निष्क्रिय एक्टिव और एक पैसिव। अब एक्टिव में भी दो प्रकार के था, एक था आर्टिफिशियल और एक था हमारा नेचुरल, तो वो देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी पैसिव इम्यूनिटी देखते हैं। एक व्यक्ति में उत्पन्न एंटीबॉडी को बीमारी के प्रति सुरक्षा करने के लिए दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किए जाने की निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिरक्षा कम समय के लिए होता है, इसको निम्न प्रकार से उपार्जित किया जाता है। इसका मतलब है, निष्क्रिय का मतलब है कि एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति में जो एंटीबॉडी बनता है और यह जो है शरीर में क्षमता उत्पन्न करता है, इसी को हम लोग निष्क्रिय उपार्जित कहते हैं। जैसे माँ से बच्चे में, माँ के शरीर से जो भी एंटीबॉडी है बच्चे में गया तो बच्चे को रोग से बचाता है, ठीक है, सूक्ष्म जीवाणुओं से बचाता है। तो यही होता है कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित की जाने वाली जो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार के प्रतिरक्षा कम समय के लिए ही होती है, इसको निम्न प्रकार से उपार्जित किया जा सकता है, मतलब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, कॉन्जेंटल जन्मजात जो होते हैं उनमें प्राप्त होता है माँ से। ठीक है, उसके बाद है एंटी सीरम का इंजेक्शन लेने से, मतलब जो टिटनस होता है उसका इंजेक्शन लेने से, गामा ग्लोबिन के लेने से, ठीक है ना, गामा ग्लोबिन के लेने से। तो ये सब जो है हमारे जो है आपके होते हैं, जो क्या होते हैं, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं। तो अब समझिए चीज़ों को, आप यहाँ पे समझिए, हम लोग पढ़े हैं इम्यूनिटी दो प्रकार के था, पहला था इनेटिव नेचुरल और दूसरा था आपका क्या चीज़, एक्वायर्ड। ठीक है, दूसरा था क्या चीज़, एक्वायर्ड। तो इस प्रकार से दो टाइप पढ़े हैं। पहला टाइप जो हम लोग पढ़े हैं इनेटिव जो पढ़े हैं हम लोग प्राकृतिक वाला, उसमें जो है हम लोग देखे हैं। दूसरा जो हम लोग पढ़े हैं इसमें हम लोग दो प्रकार देखे, ठीक है, दो प्रकार, एक एक्टिव और एक पैसिव। और जो हम लोग एक्टिव वाला देखे हैं उसमें भी दो प्रकार था, एक आर्टिफिशियल और एक क्या चीज़, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। अब जो हम लोग दूसरा देखे हैं पैसिव वाला, उसमें हम लोग तीन चीज़ें एग्जाम्पल में देखे हैं। ठीक है, इस प्रकार से उपार्जित कर सकते हैं, जैसे कॉन्जेंटल जन्मजात यह उपार्जित होता है। ठीक है, एंटी सीरम का इंजेक्शन लेकर, गामा ग्लोबिन का ये चीज़ें लेकर जो है स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार से आपका इम्यूनिटी समाप्त होता है। इम्यूनिटी का प्रकार मैं बता दिया, इम्यूनिटी क्या होता है वो मैंने बता दिया, और आज हम लोग ब्रेस्ट कैंसर भी देख लिए। ओके, पहला प्रश्न है डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। अब कोई भी क्वेश्चन
मैं बार बार बताता हूँ कि आपसे 5 बीमारी के नाम दे देगा, उसका कारण पूछ देगा, या फिर लक्षण पूछ देगा, या फिर जटिलता पूछ देगा। तो आपको कारण, लक्षण और जटिलता इस 3 पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, समझ गए। प्रबंध तो है ही, प्रबंध तो सब में होगा ही होगा, लेकिन आपको बीमारी में कारण, लक्षण, जटिलता इस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, समझ गए। और बाकी कोई भी बीमारी है, क्योंकि हम लोग MSN पढ़ रहे हैं, तो MSN का मतलब है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, यानी किसी भी बीमारी को मेडिकल मतलब दवाई के द्वारा चिकित्सीय प्रबंध, सर्जिकल मतलब सर्जरी वाला प्रबंध होगा, और नर्सिंग मतलब नर्सिंग प्रबंध होगा, ठीक है। तो यह तीनों एक प्रकार का मैनेजमेंट है बीमारी के लिए, और यह तीनों तरीके से मरीज का देखभाल किया जाता है, इसीलिए इसका नाम MSN पड़ा है, समझ गए। चलिए करते हैं पहला डायबिटीज को शुरू। DM होता है डायबिटीज़ के शॉर्ट नेम। DM का मतलब होता है डायबिटीज मेलाइटिस को मधुमेह कहते हैं। यह एक चपाचे रोग है, समझ गए। यह एक मेटाबॉलिक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है, चपाचे रोग है, जो शरीर में पैंक्रियाज के जो बीटा सेल होता है उसके द्वारा जो स्रावित होने वाला हार्मोन है इंसुलिन, उसका कम निर्माण के कारण इसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाता है एवं मूत्र के साथ भी उत्सर्जित होने लगता है। ग्लूकोज का मतलब डायबिटीज़ का सिंपल भाषा में मतलब कहा जाए तो आपके बॉडी में यह एक मेटाबॉलिक क्रॉनिक डिजीज होता है। मतलब किसी को अगर चीनी अगर एक बार पकड़ लिया तो उसको जो है हमेशा जो है दवाई लेना पड़ता है, तो यह लंबे समय का बीमारी होता है, ठीक है। यह तब होता है जब हमारा अग्नाशय पैंक्रियाज जो बीटा सेल से जो स्रावित होने वाला इंसुलिन हार्मोन है, इसके इंसुलिन हार्मोन में हाइपोसिक्रेशन होता है, मतलब कम स्राव होने के कारण जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, समझ गए चीज़ों को। ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और बढ़ने से होता यह है कि बॉडी के ब्लड में भी शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, रक्त में भी और मूत्र में भी जो है उत्सर्जित होने लगता है ग्लूकोज। तो यह जो है डायबिटीज़ के लक्षण हो जाते हैं, समझ गए। आगे यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं। डायबिटीज़ के जो प्रकार होता है आपको मैं बता दूं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका टाइप 1 डायबिटीज़ और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है यह काफ़ी ज़्यादा जो है प्रचलित होता है, खासकर जो बूढ़े व्यक्ति में या मोटापे में या उम्र बढ़ने के साथ जो डायबिटीज़ व्यक्ति में होता है, यह ज़्यादातर वयस्कों में होता है, बुढ़ापे में होता है, वह टाइप 2 होता है। टाइप 1 वाला जो होता है यह आपके जो है ये बच्चे में भी होता है, इसीलिए इसे जो है जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है, बाल मधुमेह, समझ गए। तो टाइप 1 जो डायबिटीज़ होता है वह क्यों होता है? तो टाइप 1 में होता यह है कि जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन जो हार्मोन होता है यह बिल्कुल नहीं बनेगा या इतना बनेगा जो शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जिसके कारण बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, समझ गए। तो सीधा तौर पे कहा जाए या तो पैंक्रियाज खराब होगा या ऐसे बच्चा जिसका जन्म से ही जो है अग्नाशय खराब रहा हो, तो जब अग्नाशय खराब होगा तो वह इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं करेगा, और जब इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होगा तो ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ेगा, तो ये हो सकता है। या फिर कुछ समय के बाद जो है इंसुलिन चोट लग गया या कोई रोग के कारण जो है इंसुलिन काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया है, या फिर पैंक्रियाज, ठीक है ना, और या फिर पैंक्रियाज में चोट उट लग गया हो, पैंक्रियाज में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो, तो ये सब प्रभावित करेगा पैंक्रियाज को। और जब पैंक्रियाज प्रभावित होगा तो इंसुलिन हार्मोन में कमी आने लगेगा सिक्रेशन में, और फिर बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो टाइप 1 जो होता है इसके लिए इंजेक्शन लेना पड़ता है, समझ गए। हमेशा इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का, ताकि इंसुलिन जो है बॉडी में पर्याप्त मात्रा में रहे, समझ गए। तो ये टाइप 1 होता है, जिसे हम लोग IDDM कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। मतलब यह जो डायबिटीज होता है यह इंसुलिन पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन हार्मोन की भारी जो है कमी पाया जाता है, समझ गए। इसीलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, ओके। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। टाइप 2 को हम लोग NIDDM कहते हैं। NIDDM का मतलब होता है, बस इसको नन लिख दीजिए, बाकी सब वही रहेगा, नन, ठीक है ना, नन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। मतलब यहाँ पे जो डायबिटीज होता है इंसुलिन पर जो है डिपेंडेंट नहीं होता है। अब डिपेंडेंट नहीं होता है मतलब क्या है? तो यहाँ पे जो टाइप 2 होता है, जो अक्सर व्यक्तियों में देखने को मिलता है, वह टाइप 2 ही होता है। और ये जो टाइप 2 होता है यह
जो होता है यह इंसुलिन के इसमें जो है सिक्रेशन तो होता है बॉडी में, इसमें इंसुलिन सिक्रेशन तो होता है, बट जो हमारा बॉडी का जो सेल है, जो कोशिका है, वह जो है उसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता है, बढ़िया से उपयोग बॉडी नहीं कर पाता है इंसुलिन का, जिसके कारण जो है ग्लूकोज लेवल अनियंत्रित रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो टाइप 2 में क्या होगा कि पैंक्रियाज से बिल्कुल सही मात्रा में इंसुलिन स्रावित होता है, समझ गए, लेकिन बॉडी जो है उसका उपयोग सही से नहीं कर पाता है, जिसके कारण ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो है अनियंत्रित रहता है बॉडी में और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो दोनों में ही अंतर है, समझ गए चीज़ों को। आगे चलिए, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो माय डियर, डायबिटीज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। टाइप 1 के जो कारण होता है, टाइप 1 वाला जो आप लोग जुवेनाइल डायबिटीज़ देखे हैं ना, तो टाइप 1 में होगा ये कि जैसे ऑटोइम्यून बीटा सेल नष्ट होने से, जैसे मान के किसी में टाइप 1 अगर है तो उसमें जो ऑटोइम्यून बीटा सेल है वही नष्ट रहेगा। अब बीटा सेल नष्ट रहेगा तो कहाँ से इंसुलिन का सिक्रेशन करेगा, क्योंकि बीटा सेल ही इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। तो जब बीटा सेल नष्ट हो जाएगा तो इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होगा, तो वह टाइप 2 हो जाएगा, टाइप 1 हो जाएगा, क्योंकि टाइप 2 में इंसुलिन सिक्रेशन होता है, समझ गए ना। खासकर जो बच्चा मोटापा का शिकार होता है उसमें हो सकता है अधिक मीठा खाना, वंशागत, ठीक है, गर्भावस्था, लंबे समय तक भावनात्मक या मानसिक तनाव में रहना, कुछ विशेष दवाइयाँ जैसे थियाजाइड डायूरेटिक, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव या एड्रीनल कर्टिकोस्टेरॉइड, यानी कोई स्टेरॉइड की दवा ले रहे हो या फिर डायूरेटिक की दवा ले रहे हैं या फिर कंट्रासेप्टिव हार्मोन की दवा ले रहे हैं, तो यह सब भी जो है आपके बॉडी में क्या करता है, डायबिटीज कर सकता है, समझ गए। तो मोटापा, अधिक मीठा खाना, वंशागत, गर्भावस्था, लंबे समय तक डिप्रेशन में रहना, मानसिक तनाव में रहना, कुछ दवाइयाँ का उपयोग करना, व्यायाम में कमी करना, अधिक खाना खाना, ओवर से ज़्यादा ओवर ईटिंग करना, शराब पीना, अधिक ऑयली फूड करना, ये सब जो है आपके क्या होते हैं, कारण बनते हैं डायबिटीज़ का। तो डायबिटीज़ उसी व्यक्ति को होता है जिसका फिजिकल एक्टिविटी सही से नहीं होता है, खान पान बहुत अल्टर रहता है, समझ गए, बहुत ऑयली फूड, बहुत मीठा खाता है और जो है एक्सरसाइज नहीं करता है, समझ गए, ज़्यादा चल फिर नहीं करेगा, बैठे रहेगा, स्टेरॉइड वाला दवाइयाँ लेते रहेगा, हार्मोनल दवाइयाँ लेते रहेगा, तो ये सब जो है व्यक्ति को प्रभावित करता है, डायबिटीज़ होने के रास्ता खोलता है, समझ गए। शराब पीने वाले को भी होता है, हद से ज़्यादा खाना खा लेने से भी जो है ये चीज़ें हो सकता है, तो ये सब चीज़ें होता है। लक्षण की बात कहेगा तो मुख्य रूप से डायबिटीज़ वाले के लिए 3PS याद रखिएगा। 3PS जो है इसका मेन लक्षण होता है। 3PS कहने का मतलब है कि 3 गो पी होता है। एक होता है पी फॉर पाइलूरिया, पॉलीरिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मूत्र बढ़ जाना, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है प्यास का बढ़ जाना, और पॉलीफेजिया का मतलब होता है भूख का बढ़ जाना। तो जिसको डायबिटीज़ रहता है उसमें अगर डायबिटीज़ जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना जो है उसका मूत्र भी जो है जल्दी जल्दी लगेगा, ठीक है, प्यास का बढ़ जाना, बार बार जो है उसका गला सूखेगा, प्यास लगेगा, और भूख भी बढ़ जाएगा, बार बार जो है भूख लगेगा, खाना बहुत बहुत खाने लगेगा। तो यह तीनों जो है पी याद रखिएगा, यह मेन लक्षण है, मुख्य लक्षण है डायबिटीज का। ओके, आगे चलिए। अन्य रोग, अन्य लक्षण की बात करेगा तो रात्रि में पेशाब आना, रात के समय बहुत ज़्यादा जो है आपको पेशाब आ सकता है डायबिटीज़ वाले को। वजन घटने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है लेकिन वजन घटने लगता है, ठीक है। आँखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, अगर आपके डायबिटीज़ होते हैं या फिर चीनी बढ़ जाता है बॉडी में तो आपको आँख से जो है धुंधला भी दिखाई देने लगेगा, ओके ना। घाव जो अगर कहीं होगा बॉडी में तो वह देरी, उसको भरने में समय लगेगा, डायबिटीज़ वाला का होता है। चक्कर सा आ सकता है, कमजोरी हो सकता है, थकान हो सकता है, समझ गए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक आ सकता है, मूत्र में शर्करा जो है निकल सकता है जिसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, बार बार कोई रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब अन्य लक्षण भी देखे जा सकते हैं डायबिटीज वाले को। ओके, निदान की बात करेगा माय डियर, तो निदान की जैसे ही बात करेगा तो निदान में सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं, समझ गए, पेशेंट का। उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं बॉडी का, समझ गए। फिर उसके ब्लड सीरम का जांच करते हैं जहां पे ग्लूकोज लेवल का टेस्ट किया जाता है ब्लड में। ओके, अब ब्लड में क्या क्या जांच होता है तो जैसे फास्टिंग का जांच किया जाता है, खाना खाने के बाद जांच किया जाता है, HbA1c रेशियो का पता किया जाता है इसके द्वारा, समझ गए। तो ये सब ब्लड रैंडम जांच होता है। तो ये सब जो है जांच है। अगर आपका ब्लड शुगर फास्टिंग में 125, अगर 125 या इससे कम है तो फिर ठीक माना जाता है। अगर आपका 125 से ज़्यादा है
तो इंडिकेट करता है क्या चीज़, डायबिटीज़ का। वहीं पे खाना खाने के बाद अगर आपका 140 या इससे अधिक हो जाता है तो इस कंडीशन में आपका जो है क्या कहा जाता है कि आप में जो है दर्शन दे दिया है डायबिटीज़ का। समझ गए? तो ये सीरम लेवल है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन, आँखों की जांच भी किया जाता है, क्योंकि अभी ऊपर देखे हैं लक्षण में कि आँखों से जो है धुंधला दिखाई देता है। मूत्र का जांच किया जाता है, ग्लाइकोसूरिया। मूत्र में क्या चीज़ के जांच होता है, एसीटोन का और ग्लाइकोसूरिया का, ग्लूकोज का। तो मूत्र में ये दोनों का टेस्ट होता है। समझ गए? ये समझ गए। जटिलता की बात किया जाएगा तो जटिलता में क्या क्या पेशेंट में हो सकता है, डायबिटीज कोमा में जा सकता है पेशेंट, ठीक है ना। रेटिना विकृति, रेटिनोपैथी हो सकता है पेशेंट में। नेफ्रोपैथी, गुर्दे में विकार हो सकता है पेशेंट में। रक्त वाहिनियों की दीवार कठोर हो सकता है, समझ गए, डायबिटीज वाले को। रिकरेंट यूटीआई मतलब यूरिन जो ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, बार बार जो है मूत्र नली में संक्रमण हो सकता है। रीनल फेलुअर, किडनी फेल कर सकता है। हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है पेशेंट में, मतलब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम भी जा सकता है। और कोरोनरी आर्टरी का डिजीज मतलब हार्ट का डिजीज पेशेंट में हो जाता है। अगर वह ध्यान न दे, एक्सरसाइज न करे, खान पान न सुधारे तो उनमें ये सारा जटिलता आसानी से आ जाता है। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा। रही बात, चूँकि इसमें कोई सर्जरी वगैरह संभव नहीं है, क्योंकि यह एक मेटाबॉलिक डिजीज है, तो इसमें कोई सर्जरी वगैरह नहीं होता है कि सर्जरी करके करेक्शन करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में दवाई वगैरह ही दिया जाता है पेशेंट को। तो पेशेंट को ओरल एंटी डायबिटिक दवा प्रदान की जाती है, यानी पेशेंट को मुंह से लेने वाला एंटी डायबिटिक प्रदान किया जाता है। जैसे मेटफॉर्मी आता है, समझ गए, फेनफॉर्मी आता है, ग्लिपराइड आता है, समझ गए। ये सब दवा होता है जो आपके चीनी डायबिटीज को कंट्रोल करता है। ओके। अगर पेशेंट में संक्रमण हो रहा है बार बार तो एंटीबायोटिक दिया जाता है। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसके लिए इंसुलिन थेरेपी दिया जाता है। जैसे ह्यूमोलिन रेगुलर होता है, ह्यूमिलिन लेंटी होता है, ह्यूमिलिन लिस्प्रो होता है। तो यह सब टाइप 1 के थेरेपी में दिया जाता है इंजेक्शन, ठीक है, जो कि इंसुलिन इंजेक्शन होता है, जो आपके पेट के एरिया के आसपास जो है दिया जाता है सबक्यूटेनियस मार्ग में। समझ गए? तो ये सारा चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ओके। अब यहाँ पे इसका इंग्लिश मैंने दे दिया है। आगे है नर्सिंग प्रबंध। नर्सिंग प्रबंध कहने का मतलब है कि अब आपको मैं नर्सिंग प्रबंध यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, आपके सामने लिखा गया है। आपको खुद सोचना है कि हम एक नर्स है तो एक ऐसे मरीज जो डायबिटीज़ से ग्रसित हो उसको हम क्या क्या सलाह देंगे, क्या क्या उसको देखभाल में करेंगे, ठीक है, क्या जो है खाने को कहेंगे, क्या नहीं खाने को कहेंगे, कैसे जो है फॉलोअप के लिए बार बार आना है, कब कब। तो इन सारे चीज़ों को आपको नर्स के रूप में सजेस्ट करना होता है पेशेंट के देखभाल में, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। समझ गए? इंसुलिन के लिए सारा चीज़ जो है आपको देखना पड़ेगा। तो आप लोग नर्सिंग प्रबंध खुद से लिखिए, खुद से बनाइए। डिस्क्रिप्शन में PDF रहेगा, जहाँ से खुद से देखिएगा। जो जो मेन चीज़ है उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है।